अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एडवोकेट खिज़र पटेल साहब औरंगाबाद हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट है। मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त भी है, हम वतन भी है, अज़ीज़ साथी भी है। 2 रोज़ पहले उन्होंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की है जो उनके तजुर्बात का निचोड़ है। उसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि एक चीज़ मेरे तजुर्बे में ये आई है कि आज बहुत सारे जो तलाक़ और खुला हो रहे हैं, उसकी वजह, उसका रीज़न ये है कि निकाह के पहले लड़का लड़की खुलकर यानी साफ़ तौर पर जो है अपनी राय का इजहार नहीं करते। अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं है तो ये सारी चीज़ें निकाह के पहले होना चाहिए। लड़के को लड़की पसंद नहीं है, या लड़के वालों को लड़की वाले पसंद नहीं है, या लड़की वालों को लड़के वाले पसंद नहीं है, ये सारी चीज़ें निकाह के पहले ही खुलकर होना चाहिए। माँ बाप के प्रेशर में आके निकाह करना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके बाद फिर रोना धोना, माँ बाप को शिकवे शिकायत करना, मसला फिर कोर्ट कचहरी तक लेकर जाना, फिर मसला तलाक़ और खुला तक पहुंच रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों से उसके बाद में आपकी पूरी लाइफ बर्बाद होती है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये जुमला बोल रहा हूँ और मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि जो काम निकाह से पहले होने का था आपने नहीं किए, यानी जिसको रिजेक्शन कहते हैं। रिजेक्शन जो होता है ना, हर रिजेक्शन जो होता है वो आपकी लाइफ को कमज़ोर करने वाला या आपको पीछे ले जाने वाला नहीं होता है। लाइफ में रिजेक्शंस होना चाहिए। जितने आपके लाइफ के अंदर रिजेक्शंस होंगे वो आपको मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ने के लिए हौसला देंगे। अभी जैसे निकाह की हमारी बात चल रही है, तो मैं निकाह से पहले थोड़ा एक मिसाल के तौर पे आपको जॉब से रिलेटेड रिजेक्शंस के बारे में बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक ऑफ़िस में गए, आपको रिजेक्ट किया गया, तो आपके अंदर जो कमियां होंगी आप अगले इंटरव्यू के अंदर वो पूरी करोगे। भाई मैं यहाँ पे गया था, मेरे रिजेक्शन के क्या क्या रीज़न्स हैं, अब वो रीज़न्स के ऊपर आप गौर व फिक्र करोगे और अगले इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो आपको अच्छी कंपनी के अंदर अच्छी पोस्ट मिलेंगी, अच्छी जॉब मिलेंगी। तो पता ये चला कि पहला जो आपका रिजेक्शन हुआ था वो आपकी लाइफ के अंदर कुछ कमी नहीं लेकर आया था, बल्कि उस रिजेक्शन ने आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से बिल्ड किया। उस रिजेक्शन से आपके अंदर और ताकत आ गई, आपके अंदर और पावर आ गया, आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और आप जो है अब दूसरे बड़े कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो। जॉब के अंदर इस तरह से रिजेक्शंस आते हैं। ऐसे ही वीज़ा वगैरह के लिए लोग अप्लाई करते हैं। अब जैसे आपने एक मुल्क के वीज़ा के लिए अप्लाई करे, उन्होंने आपके वीज़ा को रिजेक्ट किए, तो वो उसके रीज़न बताते हैं। भाई आपका वीज़ा जो रिजेक्ट हो रहा है उसके रिजेक्शन का रीज़न ये है। तो वो जो रिजेक्शन होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करता है बल्कि बिल्ड करता है। अब आप दोबारा से अच्छी तैयारी करते हो और वो रिजेक्शन का जो रीज़न था उसको दूर करते हो। उसके बाद दूसरी मर्तबा जब अप्लाई करते हो, आपको उस मुल्क का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो पता ये चला कि पहला जो रिजेक्शन हुआ था उसने आपके लाइफ में कोई कमी नहीं किया। अब हम वापस निकाह के उन्वान पे आते हैं। निकाह के अंदर जो रिजेक्शंस होते हैं, भाई उसका रीज़न क्या है? अब आप उस कमी को पूरा करो। अभी जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक शागिर्द, वो 10वीं पास था, लेकिन मेरे पास में उसने पढ़ा हुआ था और मेरा मुसल्ली भी था। अब 10वीं के अलावा जो उसकी वालिदा जो है वो मुझसे अक्सर तकाज़ा करती थी, मेरे बेटे के लिए एक आधा रिश्ता देखो। एक लड़की वाले थे, उन्होंने भी मुझे बोलकर रखा हुआ था। अब लड़की वाले जो थे, मैंने उनसे कहा कि भाई, उन्होंने हमेशा कहा लड़की वालों ने, लड़का हमको सिर्फ़ दीनदार चाहिए, नमाजी चाहिए, उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। पढ़ा लिखा कितना है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने मेरे ये जो लड़के वाला शागिर्द था, इसकी वालिदा से कहा। एक दिन तय हो गया, लड़का लड़की दोनों के घरों पे जाना आना हो गया, सब देखना दिखाना हो गया, लेकिन लड़की वालों का कोई जवाब आया नहीं। तो मैं ख़ुद गया उनके घर पे 15 दिन के बाद। मैं बोला यार मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, तो चलो मैं ही चलता हूँ। एक दिन संडे को छुट्टी थी,
तो मैंने उनसे पूछा, मैं बोला यार कुछ रीज़न बताई नहीं आपने, कुछ बोलना चाहिए था ना। नहीं, बोले यार वो मसला ऐसा है, अब ना बोलना ज़रा मुनासिब नहीं लगा। असल में लड़की 12वीं पास है और लड़का 10वीं पास है बोले, तो इसके लिए हमने ना बोल दिए। तो मैं वापस आया अपने शागिर्द के, यानी वो मेरे घर के करीब में भी रहते थे। मैं अपने घर पे वापस आया, उनके घर पे गया और मैंने उसकी वालिदा से कहा, पर्दे के अंदर मैंने कहा कि अभी जो है ना मुझे इसका 12वीं कराना है, इसको पहले हम 12वीं कराएंगे, उसके बाद में इसका ग्रेजुएशन कराएंगे। तो उसकी वालिदा ने मेरे से कहा कि ऐसा क्या हो गया, यानी आप लड़की वालों के वहाँ पे जवाब लाने के लिए गए थे, तो आते ही आप जो है 12वीं की बात करने लगे। मैं बोला चूँकि इसको उन्होंने रिजेक्ट किए और रिजेक्शन का जो रीज़न उन्होंने बताए कि लड़का हलाल रोज़ी कमाता है, अच्छी बात है, 5 वक्त का नमाजी है, अच्छी बात है, जमात से जुड़ा हुआ है, अच्छी बात है, आपका शागिर्द है, ये सारी बातें अच्छी है। खाली एक जगह पे वो थोड़ा कम पड़ रहा है कि लड़की 12वीं पास है और लड़का 10वीं पास है, इसके लिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कल को किसी और लड़की वालों ने अपने लड़के को रिजेक्ट नहीं करना, इसके लिए पहले इसका 12वीं कराओ। उसका 12वीं हो गया, उसका ग्रेजुएशन हो गया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज अल्लाह के फजलो करम से मेरा वो शागिर्द करोड़ोंपति है। उस वक्त में वो 15,000 रुपये महीने की नौकरी किया करता था किसी शोरूम के अंदर, जिस वक्त में लड़की वालों ने उसको रिजेक्ट किए थे और लड़की वालों ने अपने लिए उससे बेहतर लड़का देखे। हमको जो है मोहम्मद बिन सलमान के जैसा करोड़पति चाहिए, मिल गया उनको लड़का। लेकिन वो भी मोहम्मद बिन सलमान के मुल्क में जाके वहाँ पे नौकरी करने वाला ही था, मगर उनको तो पैसे की लालच थी कि भाई लड़का जो है वो हायर एजुकेटेड, ताकि हमारे कौम में आज क्या है, हमको जो है ना लोगों में बोलने में हमारा दामाद इंजीनियर साहब है और हमारे दामाद डॉक्टर साहब है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, करोड़पति साहब। अब 10वीं पास है, थोड़ा सा 19 लगता है वो। तो हमने हमारे वो शागिर्द की उस कमी को पूरा किए, वो 12वीं पास हो गए, ग्रेजुएशन हो गए। उसके बाद उन्होंने ख़ुद का शोरूम शुरू कर दिए। जो शोरूम में काम करते थे अब डबल होशियार हो गए, वो 1.5 होशियार नहीं हुए बल्कि डबल होशियार हो गए, क्योंकि तालीम भी हो गई उनकी माशाअल्लाह। बैंक वगैरह वालों ने भी उनको सपोर्ट किए, बाद में ख़ुद का कारोबार शुरू किए। आज उन्होंने 1 करोड़ रुपये का मकान तामीर किए थे। दुआ के लिए अभी मुझे थोड़े दिनों पहले ही मैं जाके दुआ करके आया हूँ वहाँ पर, क्या अल्लाह आपको और नवाजे। तो प्रॉब्लम समाज का ये है कि रिजेक्शन जो है ना, रिजेक्शन उसको कभी भी निगेटिविटी में नहीं लेना है। लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, भाई क्यों रिजेक्ट किए? इसलिए रिजेक्ट किए कि आपके पास में ये चीज़ की कमी है। लेकिन उससे फ़ायदा हुआ, हमारे शागिर्द का निकाह दूसरी जगह हुआ, वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। अब लड़की वाले भी जो थे उनकी भी ठंडी हो गई, क्योंकि उनको भी उनकी ठंडी करने का था कि दामाद इंजीनियर साहब है, दामाद डॉक्टर साहब है, ऐसा सबको बोलने में आना चाहिए। तो इसके लिए अब उनकी भी ठंडी हो गई, जहाँ गए वहाँ बोलते रहते दामाद इंजीनियर साहब है। तो माशाल्लाह वो भी खुश है अपनी जगह पे, उनको भी इत्मीनान हो गया, सुकून हो गया, यानी उनको जैसा दामाद चाहिए था उनको मिल गया। हमारे शागिर्द को जैसी लड़की चाहिए थी उसको वैसी लड़की मिल गई, वो भी खुश है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो रिजेक्शन जो होता है ना, रिजेक्शन वो आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए नहीं होता है, बल्कि साफ साफ होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज चल रही है ना, वो इन्हीं बुनियादों, इन्हीं बेस के ऊपर चलती है। उनके यहाँ पे आने वाला जो बंदा होता है इंटरव्यू के लिए, वो उसका ज़ात, उसका धर्म, उसका समाज, उसका मज़हब, वो ये नहीं देखते हैं, वो उसमें क्वालिटीज़ देखते हैं। और मान लो कोई कंपनी आपको रिजेक्ट कर रही है ना, उसका रीज़न वो बताती है कि आप में कहाँ कमी हो रही है, आप कहाँ 19 पढ़ रहे हो, जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी जो मामलात है ना, वो खुले खुले होना चाहिए। भाई लड़का जो है उसके अंदर ये कमी है, इसलिए इसको, ये लड़का हमको पसंद नहीं है, साफ़ तौर पे। अब मुरव्वत के अंदर अब ये मसाइल जो एडवोकेट खिज़र पटेल साहब ने जिनको हाईलाइट किया, तलाक़, खुला वग़ैरह, मुरव्वत के अंदर, मुरव्वत कैसी मुरव्वत होती है? अब मुरव्वत के अंदर जो है लड़की, भाई मेरे माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे, मेरा भाई नाराज़ हो जाएगा, मेरे अब्बा नाराज़ हो जाएंगे। अब कैसा भी लड़का जो है सेमड़ा चिपड़ा देख के उन्होंने लेकर आ गए
और लड़की का निकाह करा दिए उसके साथ में। अब बाद में मसाइल पैदा हो रहे हैं, बाद में पता चल रहा है लड़का तो शराबी था, लड़का तो गंजेटी था, लड़का तो नशेड़ी था, लड़का जो है उसको तो ये आदत थी, और लड़का तो कमाता कुछ भी नहीं है, असल तो घर पूरा उसके बाप की कमाई के ऊपर चलता है। अब ये सारी बातें जब बाद में सामने आ रही है, अब लड़की को 500 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो भी ससुरे से भीख मांगना पड़ रहा है उसको, क्योंकि शोहर तो उसका जो है वो बड़ी बड़ी बातें, ये होटल में बैठ के इज़राइल में ये चल रहा है, अमेरिका में वो चल रहा है, और रशिया में ऐसा हो रहा है। इसको तो टर्रेपन की आदत है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं खुद कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, शादियों के पहले उनके माँ बाप ने लड़की वालों से बड़ी बड़ी बातें करके लोगों ने अपनी बेटियाँ वैसों के हवाले किए, और बाद में पता चल रहा है वो लड़का एक नंबर का ऐधी है, एक नंबर का ऐधी, पूरी ज़िंदगी जिसने ससुरे की कमाई के ऊपर गुजार दिया, एक नंबर का ऐधी। तो यह ऐसा जो एक नंबर का ऐधी है जिसको बीवी के कमाई के ऊपर पलने की आदत है, वो आपने पहले ही तहकीक करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें खाली अमेरिका में और रशिया में और जर्मनी में और इज़राइल में और फुलानी जगह पे ऐसा हो रहा है, और घर में देखो तो दाल चावल के वांदे चालू है। जोरू सुबह से थैली लेके खड़ी हुई है कि कब ये जाके बाज़ार में से कांदे बटाटे टमाटे और कोतमीर और गोश्त वगैरह लेकर आएगा। मगर उसको फुर्सत नहीं है ना, उसको तो इज़राइल की फ़िक्र है, उसको तो बेंजामिन नेतन्याहू से मशवरा करने का है, उसको तो व्लादिमीर पुतिन से जाके मिलना है, उसको तो बिल गेट्स ने दावत दी हुई है, और जो है डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले हैं उससे तो मशवरा लेने के लिए। तो आज आपको ऐसे हज़ारों नौजवान मिलेंगे जिनकी वजह से ये सारे मसाइल घरों के अंदर पैदा हो रहे हैं। आज का समाज एजुकेटेड समाज है, आज की लड़कियां हायर एजुकेटेड पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। तो असल निकाह जो है ना, असल निकाह का मकसद क्या था? अब कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। निकाह का मकसद ये है कि मियाँ बीवी में अटूट मोहब्बत होना चाहिए, अटूट मोहब्बत, यानी वो अटूट जो मोहब्बत होती है ना मियाँ बीवी के अंदर, जो हम हिंदी फिल्मों के गानों में सुनते हैं, वो सिर्फ गानों में नहीं होना चाहिए, बल्कि वो रियल लाइफ के अंदर आपके अंदर होना चाहिए। वैसी मोहब्बत एक दूसरे से, वो मोहब्बत होंगी आपको निकाह का असली मज़ा आएगा। और अगर आपके अंदर वो मोहब्बत नहीं है तो फिर वही है तारीख़ पे तारीख़ और तारीख़ पे तारीख़ और तारीख़ पे तारीख़ और तारीख़ पे तारीख़, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप सौदा कर रहे हो, और मैं आपको ये चीज़ गारंटीड बोलता हूँ, आज मुसलमान समाज के अंदर निकाह के नाम पे जितने भी जो चीज़ें हो रही है ना, इनमें 90% तो सौदे ही हो रहे हैं। लड़की जॉब करती है तो बोले लड़का भी जॉब करने वाला चाहिए, लड़की कमाती है तो लड़का भी कमाने वाला चाहिए। ये सिर्फ सौदेबाजियाँ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सौदे कर रहे हो, और निकाह का जो असली मकसद है अपनी लाइफ में खुशी लेकर आना, प्यार मोहब्बत एक दूसरे से, जिसको कुरान करीम में अभी जो मैंने आयत पढ़कर आपको बताया हूँ कि क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, लितस्कुनू व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐसी अटूट मोहब्बत होना चाहिए दोनों के दरमियान में। वो है तो मियाँ बीवी का रिश्ता है, और वो अगर नहीं है तो यहाँ सौदेबाजी चल रही है कि लड़की 1500 रुपये की जॉब करती है और लड़के को जॉब नहीं मिल रही है, तो उन्होंने तलाक करा ली है उस लड़की का। मैं बोला भाई तलाक क्यों करा रहे हो? नहीं ऐदी है, बोले उसको जॉब ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, मैंने लड़के को बोला, लड़के ने बोला यार मैं मेरे गांव ले जाने को तैयार हूं लड़की को, वो भेजने को तैयार नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि वो 1500 रुपये की जो जॉब है वो परमानेंट है, वो नहीं छोड़ाने का बोले हमको। ये मुसलमान समाज के मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। मेरे पास एक मसला रोज़ाना मेरे ऑफिस में आता है, रोज़ एक मसला है, रोज़ एक मसला। यही मियाँ बीवी शादी बिया तलाक खुला वगैरह के मसाइल जो है ना, रोज़ एक मसला आता है मेरे ऑफिस के अंदर। और मैं जब सुनता हूँ तो सर को हाथ लगा के बैठ जाता हूँ। मैं बोलता हूँ आए अल्लाह, इन मसाइल का कुरान से, हदीस से, तलाक़ से, खुला से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है।
ये इनके अपने नफ्स के चोचले हैं, ये इनके अपने, यानी आज मुसलमानों में जो ईगो है, जो अना है, जो घमंड है, जो अकड़ है ना, वो ऐसी कूट कूट के भर गई हुई है। उसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल हैं। तो इसके लिए एडवोकेट खिज़र पटेल साहब ने जो बात लिखे, ज़बरदस्त वो बात है। मैं उस बात की 100% तायीद करता हूँ। खुलकर लड़का पसंद है तो लड़की ने जो है साफ तौर पे निकाह के पहले ही हाँ बोलो, नहीं तो ना बोल दो। अब निकाह के बाद अगर आप ये मसाइल पैदा होंगे तो जितने शिद्दत के साथ में आपने निकाह के लिए कोशिशें की है, अब उतनी ही शिद्दत से आप तलाक़ और खुला के लिए काम कर रहे हो। अभी थोड़े दिनों पहले मेरे ऑफिस में एक वाक़या आया, वो जो लड़की का बाप था वो कम से कम 10 वकीलों को जाकर मिल के आया और 10 दारुल क़ज़ा में जाकर आ गया वो, और हर जगह पे बस उसका मसला यही था कि वो अपने बेटी का किसी ना किसी तरीक़े से खुला करा देना चाहता था। और मेरे पास में भी वही मसला लेकर आया था कि किसी ना किसी तरह से जो है उनका खुला कराने के लिए। तो मैंने कहा देखो पहले मुझे रीज़न बताओ, आप क्या रीज़न की वजह से कराना चाहते हो। फिर मैंने उनको समझाया घंटा भर। मैं बोला देखो जो तुम रीज़न बोल रहे हो ना, ये खुला का रीज़न है ही नहीं, ये है ही नहीं। तुम अपने बेटी का घर बर्बाद कराना चाहते हो, क्योंकि ये मेरे तजुर्बे की बात है। जैसे तुम आए हो ना, ऐसे बहुत लोग आते हमारे पास में, और जब वो लोग खुला या तलाक़ करा लेते और उसके बाद में वो बच्चे बिल बिलाते और एड़ियाँ रगड़ते और बोलते अब्बा के पास जाने का, अब्बा के पास जाने का। अब यहाँ मामू मार रहा उसके मुंह पे, नाना मार रहे उसके मुंह पे, और बीवी जो है वो उसकी माँ मार रही है। काय को नाम ले रहा है, बोले वो मनहूस का, वो दलिंदर का नाम नहीं लेना बोले उसका। अब बेटे को तो बाप के पास जाने का है ना। अरे भाई उसका बाप है वो उसी के नुत्फे से दुनिया के अंदर आया हुआ है, मगर माँ बाप को वो नहीं चाहिए, उसके नाना नानी को वो बाप नहीं चाहिए। अब उसको चाहिए, लेकिन अब रो रहे हैं, धो रहे हैं, और वो बाप भी जो है अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकता है। अब उसके बाद में लोग ये मसले पूछते हैं कि भाई आप क्या रास्ता निकाला जाए जिसकी बुनियाद पे वापस से ये दोनों का निकाह हो सके। अब मुझे आप बताओ, आप क्या राय देंगे, क्या मशवरा देंगे, शरीयत इस बारे में क्या रहबरी रहनुमाई करती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ये मसाइल है मुसलमान कौम के, मुसलमान समाज के। इसीलिए मैंने दूल्हा दुल्हन कोर्स जो शुरू किया था उसके 42 वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है। मैं हर माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करूँगा, हर लड़का लड़की से ये रिक्वेस्ट करूँगा, वो फ्री में हैं। पहले लोग उसके लिए 1000 2,000 रुपये खर्च करते थे, तब जाके उनका वो कोर्स पूरा होता था। लेकिन मैंने देखा कि ये मसाइल आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, तो मैंने वो कोर्स को फ्री कर दिया, सबके लिए पब्लिक कर दिया मैंने वो सारे 42-43 वीडियोस को, ताकि हर नौजवान निकाह के पहले वो पूरे 42-43 वीडियो देखे, हर माँ बाप वो वीडियोस देखे। तो आपको निकाह के पहले से लेके फिर निकाह कैसे होना चाहिए, रिश्ता कैसे देखना चाहिए, शादी कैसे होना चाहिए, वलीमा कैसे होना चाहिए, उसके बाद के मसले मसाइल और आखिर तक की पूरी ज़िंदगी, इस तरह से हमने वो पूरे कोर्स को जो है ना तरतीब देकर वो 42-43 वीडियोस के अंदर हमने उसको जमा किया हुआ है। मेरी दरख्वास्त है ये आप सब लोगों से, इसीलिए ताकि ये सारे जो मसले मसाइल आज कौम के अंदर पैदा हो रहे हैं, लोग निकाह के पहले ये सारी चीज़ों को, मेरे दूल्हा दुल्हन कोर्स में तो यहाँ तक है कि लड़का लड़की का मेडिकल चेकअप तक होना चाहिए, ये तक है मेरे कोर्स के अंदर। वो भी कराओ कि किसी को कोई मेजर जो है बीमारी तो नहीं है, क्योंकि वो आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। अगर आप उस वक्त सही फ़ैसला लेते हो तो मैं मेरे दूल्हा दुल्हन के बच्चों को यही वो उसमें मिसाल देता हूँ। देखो, सबसे पहली मिसाल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आपने माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो निकाह किया, या अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे निकाह किए थे, पहले पूरा जांचे उन्होंने, अल्लाह के नबी के साथ एक व्यवहार किए, मुआमला किए, पैसों का लेन देन किए, और जब देखे कि यह आदमी पैसों के लेन देन में और व्यवहार के अंदर अमीन है, इसके भरोसे पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये आदमी मुल्क शाम जाता है, तिजारत करके वहाँ से वापस आता है, माल ले, और जो प्रॉफिट है
कभी इसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई हमारा हिस्सा इतना है और फलाने का हिस्सा उतना है, बल्कि ये शख्स खुद पूरा हिसाब किताब करके जिसका जो हिस्सा है वो बराबर ये उनको पहुंचा देते हैं। जब अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमानत को, इस दियानत को देखा, तो सामने से निकाह का प्रपोज़ल रखा और उस निकाह में ऐसी पुख्तगी थी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को जांचा था, एक दूसरे को परखा था, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। उसके बाद जब वो निकाह हुआ तो अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल तक, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल उनके साथ में गुजारे। 25 साल, और 25 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किए। देखो, ये होती है पुख्तगी। कब होती है? जब आप एक दूसरे को जांचते हैं, परखते हैं। मैं हमारे शागिर्दों को फिर मेरे नाना नानी की भी मिसाल देता था कि देखो, मेरे नाना की उम्र आज तकरीबन 90 साल के ऊपर है, नानी की उम्र तकरीबन 80 साल के ऊपर होंगी। उनका निकाह हुआ होगा आज से तकरीबन 60-65 साल पहले, लेकिन उन लोगों ने एक दूसरे के साथ में अपने ज़िंदगी के तकरीबन 60 साल से ऊपर, 65 और 70 साल जो गुजार दिए, वो इन्हीं बुनियादों के ऊपर कि जब अच्छी तरह से तहक़ीक़ होती है, जब एक दूसरे को अच्छी तरह से जांचते हैं और परखते हैं, और उसके बाद में जब निकाह होते हैं ना, तो वो निकाह ऐसे लॉन्ग लाइफ चलते हैं। आज 60 साल हो चुके हैं, 70 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ में आज भी जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ही दस्तरखान के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, एक ही साथ में ज़िंदगी गुजारते हैं। ये हमारे लिए नसीहत है। जो सुबह में निकाह हुआ और मगरिब के टाइम पे तलाक़ हो रही है, ये जुम्मे को निकाह हुआ और अगला जुमेरात आने से पहले तलाक़ हो रही है, ये साल निकाह हुआ था, अगला जनवरी आने से पहले खुला और तलाक़ हो रही है। मजाक मत बनाओ निकाह को। निकाह जो है ना, एक लॉन्ग लाइफ होता है। आज मेरे निकाह को भी तकरीबन 25 साल से ऊपर हो चुके हैं। आज मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। मैं मेरे शागिर्दों को मेरी भी मिसाल देता हूँ। उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है? वो यही है कि निकाह के पहले आप अच्छी तरह से, जब आपको इत्मीनान होगा, उसके बाद जब आप निकाह करोगे ना, तो आपका निकाह लॉन्ग लाइफ चलेगा। और जो चीज़ आपको निकाह के पहले ही पसंद नहीं है ना, पहले ही उसको हाँ बोलो, पहले ही उसको ना बोलो, पहले ही रिजेक्ट करो। अब उसके बाद में आप जो है फिर कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ोगे, उसके बाद में मुकद्दमात के चक्करों में पड़ोगे, उसके बाद 498 के झूठे केसेस, उसके बाद में जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, यानी मैं आपको क्या बोलूं। अभी ये फिर दूसरा टॉपिक मेरा शुरू हो जाएगा और इसको वापस से 25 मिनट लगेंगे। अभी मुझे उसको नहीं खींचना है। खुलासा पूरे कलाम का यही है, जो चीज़ पहले होने वाली है, निकाह के पहले ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जांचो, परखो, हाँ बोल दो, ना बोल दो, बजाय निकाह के बाद में हाँ और ना बोलने के। उसके बाद में फिर जब कोर्ट कचहरी तक मसले पहुँचोंगे, केस जो है वो 10 साल 15 साल चलेगा। किसी भी कोर्ट में चले जाओ, आपको नीम के झाड़ के नीचे और दीवार के कोने पे कम से कम 8-10 मुसलमान औरतें रोज़ आपको तारीख़ के अंदर मिलेंगी। उनको लगता है कि बस आप जज साहब तो एकदम फ्री फायर बैठे हुए हैं, उठा के वो फ़ैसला हमारे हक़ में दे देने वाले हैं। और वो जज साहब 10 साल 12 साल 15 साल के बाद में एक ही जुमला बोलते हैं, बोले यार मुझे हैरत है तुम लोगों के ऊपर कि तुम्हारे पास में इतना रिकामा टाइम कैसा है। रिकामा मतलब फुजूल टाइम कैसे है, काम नहीं है, बोले तुम लोगों को धंधे नहीं है। उठे के छूटे अपना हर तारीख पे बुरखा ओढ़ेगी, आगे बोले यहाँ पे नीम के झाड़ के नीचे बैठ गए, दीवार के पास में बैठ गए। तुमको क्या लगता रे? बोले मैं यहाँ खाली बैठे हुआ हूँ, बकरियाँ चरा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अरे यहाँ मेरी कोर्ट के अंदर बड़े बड़े दरोड़खोरी के बैंक लूट लिए डाकुओं ने, वो केस चल रहा है, मैं उसके टेंशन में हूँ। वो आमदार को, वो नगर सेवक को जो है पकड़ के कुत्तों के जैसा झोड़प डाले, हाथ पांव तोड़ डाले, मर्डर कर डाले उसका। वो केस मेरे जो है इसके अंदर चल रहा है कोर्ट में, मैं वो टेंशन में हूँ। और यहाँ तुम अपना जोरू मरद के झगड़े लेकर आ गए मेरे पास में, मैं तुम्हारे झगड़े छुड़ाते बैठूं बोले यहाँ पे। चलो निकलो यहाँ से, ये फैसले वैसले होते नहीं बोले यहाँ पे। ऐसे तुम्हारे मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े बस वही करते बैठेंगे, हमको दूसरा काम धंधा ही नहीं है यहाँ पे। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ कोर्ट की। कोर्ट के अंदर ऐसे जो आपके मियाँ बीवी के छोटे छोटे मसाइल, छोटे छोटे जज साहब को सुना रहे, वो जज साहब हमने शादी में दालचा खाना बनाए थे, जज साहब हमने, अरे मेरे तो तुमने बनाए थे तो मैं क्या करूं? बोले फिर उसको
मतलब ये मुकदमे लेकर आओगे तुम कोर्ट के अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।